गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई में हमने मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और उसका ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और सेकंड एक्सरसाइज के भी कुछ 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आइए आज हम लोग बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस 4th क्वेश्चन को और देखते हैं इस 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। राइट, इन द फिगर 6.31 ये डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में। इफ़ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, अगर आप देखोगे तो पी क्यू एस टी एक दूसरे को इन्होंने पैरेलल कह दिए हैं, तो ये दोनों पैरेलल मानते हैं। एंगल पी क्यू आर इज 110, पी क्यू आर मतलब एंगल क्यू जो है 110 है, आर एस टी 130, आर एस टी मतलब एस एंगल जो है 130 है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला एंगल मुझे ढूंढना है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये वी शेप वाला सम है। राइट, ये वी बन रहा है, आप देखते होंगे वी बन रहा है, आप सभी को दिखता होगा। तो कभी भी वी शेप वाला सम आया तो नीचे जो वर्टेक्स होता है एंगल का ना, वहाँ पे हम लोगों को एक पैरेलल लाइन बनाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी वी शेप का सम आता है तो उस समय ये वाले पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। ये रूल है, ऐसा करेंगे तभी आगे सम को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन है। राइट, हमेशा वी शेप वाले सम्स में एक पैरेलल लाइन आपको बनानी है, ये सभी को याद रखना है। इस पैरेलल लाइन को अपने हिसाब से नाम दे दो, एक्स वाई दे देता हूँ मैं, है ना, एक्स वाई दे देता हूँ, कोई बात नहीं है, एक्स वाई दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो सबसे पहले ना इसको बढ़िया तरीके से करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। अच्छा, गिवन में बोला है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पहले तो ये बोला है। उसके बाद दो एंगल्स दिए हैं, पी क्यू आर 110, आर एस टी 130। तो मैं वो दोनों एंगल्स भी मेंशन कर देता हूँ। पी क्यू आर इज 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज 130 डिग्री। ये हो गया, ये दोनों एंगल्स फिक्स कर दिए। इतना था गिवन। गिवन के बाद टू फाइंड, गिवन के बाद टू फाइंड। टू फाइंड में हमने क्या करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। अच्छा, ये फाइंड करने के लिए वी शेप वाले सम में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं ड्रॉ लाइन एक्स वाई passing through point R पैरेलल टू, किसी को भी पैरेलल बोल दो, एस टी या पी क्यू, किसी को भी बोल लो, मैं एस टी बोल लेता हूँ, पैरेलल टू एस टी। अब ये है मेरा लिखने का तरीका। कंस्ट्रक्शन हर एक का लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये तरीका फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। राइट, सो नाउ वी मूव ऑन टू सोल्यूशन। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने क्या बोला है, ये जो एक्स वाई है पूरा वो पैरेलल है एस टी को। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एक्स वाई इज पैरेलल टू एस टी, मतलब 1 इज पैरेलल टू 2, 3 इज पैरेलल टू 2, इसका मतलब 1 2 3 सारे एक दूसरे को पैरेलल होंगे। सिंपल सी समझने वाली बात है। फर्स्ट लाइन जो है वो सेकेंड लाइन को पैरेलल है, थर्ड लाइन भी सेकेंड लाइन को पैरेलल है, तो तीनों ही एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, या फिर ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर पी क्यू एस टी को पैरेलल है, एक्स वाई भी एस टी को पैरेलल है, तो ये 1 2 3 तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक्स वाई को ही पैरेलल है तो तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में वही काम करूँगा कि मैं तीनों एक दूसरे को पैरेलल बता दूंगा। कैसे बता दूंगा, मैं लिखूंगा पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये कहाँ से आया, मेरे मन से तो नहीं ना, गिवन से आया। उसके बाद में लिखूंगा एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई, एस टी एक्स वाई एक दूसरे को पैरेलल, ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन में बनाया था। अच्छा, पी क्यू एस टी को पैरेलल है, एस टी एक्स वाई को पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, मतलब 1 2 3 तीनों आपस में एक दूसरे को हो गए जी पैरेलल, तीनों आपस में हो गए जी पैरेलल। आप चाहो तो इसको 1 दे सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हर एक का करने का तरीका अलग अलग होता है, अपन सिंपल सा तरीका देखेंगे इसमें।
कहीं से भी शुरू करो, मैं एस टी से शुरू करता हूँ, मैं लिखता हूँ एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई, एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई। आप देख रहे हो एस टी और एक्स वाई पैरेलल है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई, हालांकि ये मैंने कंस्ट्रक्शन में बनाया था तो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। अच्छा, एस टी एक्स वाई को पैरेलल है, देखिए एस टी एक्स वाई को पैरेलल है ना, और इसको एक्स वाई तो खैर बड़ा है, और इसको ये कनेक्ट कर रहा है, मतलब जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एस आर जो है वो ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, उन दोनों को कट कर रहा है एस आर, राइट, या इंटरसेक्ट कर रहा है एस आर, तो एस आर को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस आर इज, लिख दो, ट्रांसवर्सल, है ना, एस आर इज ट्रांसवर्सल। तो आप देखोगे जैसे मैंने ये ट्रांसवर्सल बनाया तो यहाँ पे सी शेप बनने लग गया है, यहाँ पे सी शेप बनने लग गया है। सी शेप वाले एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। सी शेप वाले एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इस पर मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था, उसके बाद मैंने जब स्टार्टिंग के 3 सम सीखा उस समय भी मैंने बोर्ड पे लिख के समझाया था। आई होप अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि सी शेप वाले एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180, राइट। तो इंटीरियर एंगल्स लिखो, ये सी शेप के पहला एंगल होगा एस टी एस आर, ये दोनों एंगल्स है ना इंटीरियर में, ये दोनों एंगल्स है ना, मतलब एंगल एस है और एंगल आर है। 3 लेटर्स में लिखना है एस को 3 लेटर में लिखना है तो उसको बीच में लिखना पड़ेगा, जिसको भी 3 लेटर में रिप्रेजेंट करना है जो भी एंगल को उसको बीच में लिखना पड़ेगा। तो एस को बीच में लिखने के लिए टी एस आर भी बोल सकते हो, आर एस टी भी बोल सकते हो, मर्जी तुम्हारा। तो मैं बोलता हूँ टी एस आर, मतलब एंगल एस रिप्रेजेंट हो गया, एंगल टी एस आर, मतलब मैंने एस का रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब आर का रिप्रेजेंटेशन ना, आर को भी बीच में रखना है, एस आर टी एस आर वाई लिखो या वाई आर एस लिखो, बात एक ही है, ठीक है, बात है एक ही। तो आर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एस आर वाई बोल देता हूँ, एंगल एस आर वाई। तो देखोगे तो एस और आर रिप्रेजेंट कर दिए मैंने। सी शेप का एडिशन होता है 180, उनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। आप शॉर्ट में नहीं लिखो, आप पूरा लिखो, ठीक है। टी एस आर कितना है, टी एस आर कितना है, 130 है, 130 लिख दो। एस आर वाई पता नहीं है, इक्वल टू 180, 130 उधर शिफ्ट कर दो, तो एस आर वाई जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एस आर वाई जो है वो हो जाएगा 50। देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना मिला, 50। अब सेम चीज ये तरफ भी कर सकते हो, ये तरफ भी सी बनते हुए दिख रहा है। मैं बोलूंगा पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, मैंने तो तीनों एक दूसरे को पैरेलल बता दिए थे यहाँ पे 1 में। मैं बोलता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, देखिएगा मैं बोलता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये तो फ्रॉम 1 आ गया, 1 में मैंने बोला था तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ पी क्यू एक्स वाई को पैरेलल, तो उन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एस आर, सॉरी क्यू आर, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। देखिए ये पी क्यू है, ये एक्स वाई है, पी क्यू और एक्स वाई को कौन कनेक्ट कर रहा है, क्यू आर। तो जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो ट्रांसवर्सल हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। और आपको उल्टा सी बनते हुए दिखेगा, ऐसा उल्टा सी बनते हुए दिखेगा। तो सी शेप में जो एंगल्स होते हैं उन्हें इंटीरियर कहते हैं, उनका एडिशन 180 आता है, मतलब क्यू और आर है। अच्छा, ये क्यू को 3 लेटर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पी क्यू आर, क्यू को बीच में रखना है, एंगल पी क्यू आर, प्लस इस आर को 3 लेटर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्यू आर एक्स, राइट, क्यू आर एक्स। सी कंप्लीट होता है, 180 डिग्री होगा एडिशन। इसका रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल्स, रीजन हरदम लिखते चलने हैं। पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 110 है, 110 है, तो ये क्यू आर एक्स में नहीं जानता, इक्वल टू 180 डिग्री, तो 110 उधर भेजोगे तो क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 110, angle QRX equals to 70 degree. So this is how we get QRX 70 degree, right? Now actually में we need to find QRS, this वाला एंगल। ये क्या है, XRY,
एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल्स का एडिशन कितना होता है? अगर फर्स्ट एक्सरसाइज याद है तो हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को वहां पे निपटाया था। मैं लिखता हूं एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना, एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे है, ये x है, ये r है, ये y है, और r से ऐसे दो एंगल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे नाम है कुछ q है, यहाँ पे नाम है कुछ s, अगर आप देखोगे तो, है ना, ऐसे दो एंगल्स निकल रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका एडिशन मिला के 180 होता है। तो x से शुरू करो, x r q पहला एंगल है, एक मिनट, x r q ये पहला एंगल है। दूसरा एंगल है क्यू आर एस प्लस तीसरा एंगल है एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को बताओ एक्स आर क्यू हमने कितना ढूंढा है? एक्स आर क्यू हमने कितना ढूंढा है? 70। एक्स आर क्यू की जगह पे लिख देता हूँ 70 प्लस क्यू आर एस तो मुझे ढूंढना है, क्यू आर एस तो मेरे को ढूंढना है। तो ये क्यू आर एस एज इट इज। एस आर वाई बताओ कितना है? एस आर वाई 50 है, मैंने यहाँ पे ढूंढा है, देखो एस आर वाई 50, ठीक है। तो ये 50 है इक्वल टू 180। ना व्हाट इज 70 प्लस 50? इट्स 120 प्लस क्यू आर एस इक्वल्स टू 180। 120 शिफ्ट मारेगा तो क्यू आर एस इज 180 माइनस 120, सो फाइनली क्यू आर एस इज 60 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने क्यू आर एस को ढूंढ लिया। तो इस तरीके से कभी भी वी शेप का सम आया तो एक पैरेलल लाइन बना लो। इधर आप लोग क्या कर सकते हो? इंटीरियर एंगल्स, इधर आप लोग क्या कर सकते हो? इंटीरियर एंगल्स, और फिर स्ट्रेट लाइन्स, उसको सॉल्व कर लो। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज कर लो, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ये बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें कहा है ये ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल हैं। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, ए पी क्यू ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री का है। उसके बाद पी आर डी इज़ 127, पी आर डी दिस एंगल मेजर्स 127। दे आस्किंग फॉर एक्स एंड वाई, ये जो एक्स है ये जो वाई है ये उनको चाहिए। तो काफ़ी सिंपल तरीके से ये हम लोग एक्चुअली कर सकते हैं, करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आप शायद इसका गिवन लिख लोगे। गिवन में क्या लिखना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू और पी आर डी एंगल्स लिख देना है। टू फाइंड में लिखता हूँ, टू फाइंड, है ना। एक्चुअली ये सब आपको लिखना है हर बार। टू फाइंड एक्स एंड वाई, इतना सिंपल सम है ये। सल्यूशन, अब ध्यान फरमाइए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं बोलूँगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। ए बी इज पैरेलल टू सी डी कहाँ से आया? गिवन से। अब मेरे को एक बात समझाओ, मान लो ये ए बी है, मान लो ये ए बी है, सी डी है। मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, और ये ऐसा है, ये है पी, ये है आर। तो दो पैरेलल लाइंस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो तो ट्रांसवर्सल हुआ ना यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ पी आर इज ट्रांसवर्सल, कंप्लीट करना। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल होने की वजह से जेड शेप बन रहा है। जेड शेप मतलब कौन से एंगल्स? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं बोलूँगा ये जो जेड शेप बना यहाँ पे, उसमें कौन से एंगल्स आ गए? पी और आर आ गए। लिखने का तरीका क्या होगा? ए पी आर, therefore एंगल ए पी आर इज इक्वल टू ए पी आर, मतलब P रिप्रेजेंट हो गया, R को रिप्रेजेंट करने के लिए पी आर डी, ए पी आर इक्वल टू पी आर डी। तो R भी रिप्रेजेंट हो जाएगा पी आर डी, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अभी ए पी आर डायग्राम में देखो कितना है, ए पी आर कितना है? 50 प्लस वाई है पूरा,
ए पी आर अगर देखोगे तो 50 और वाई से बना हुआ है ए पी आर, तो ए पी आर की जगह पे डायरेक्टली मैं 50 वाई लिख देता हूँ। पी आर डी कितना है देखिए आप, पी आर डी कितना है 127 है, 127 है, तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा 127, 50 उधर जाएगा तो -50, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 77, हाँ, तो वाई आ गया 77। कितना सिंपल था, इतना तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब फिर से मैं लिखता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर से मान लो ये ए बी है, मान लो ये सी डी है, ये बार ना मैं ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ पी क्यू को, क्योंकि पी क्यू भी तो दोनों को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देखोगे पी आर तो कर रहा ही था, पी क्यू भी तो कर रहा है, तो पी क्यू भी तो ट्रांसवर्सल ले सकता हूँ मैं अब लिखता हूँ पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो अब ऐसा वाला जेड शेप आपको नजर आता होगा, है ना, ये वाले एंगल्स आ जाते हैं उसमें, है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए पी क्यू एंगल, ए पी क्यू इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पी क्यू डी, पी क्यू डी रीजन अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा ए पी क्यू कितना है देखो, ए पी क्यू कितना है देखो 50, है ना, पी क्यू डी कहो या आर कहो बात एक ही है, वो तो पी क्यू डी या आर जो है वो एक्स है, मिल गया एक्स 50 डिग्री, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, सम हो गया खत्म। 2 बार अल्टरनेट एंगल लेना है अलग अलग ट्रांसवर्सल से। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो इसे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और न जाने क्यों बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ध्यान से इसको कर लीजिए और इसका ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर डायग्राम है पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू आर एस ये दोनों मिरर्स हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एक दूसरे को पैरेलली प्लेस किए गए हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों तो पैरेलल हो गए, इतना तो समझ में आता है ना। ये दोनों जो है, ये जो पी क्यू जो है और ये जो आर एस जो है, ये एक दूसरे को पैरेलल है और दोनों मिरर्स हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे है ए बी जो पी क्यू को स्ट्राइक कर रहा है एट पॉइंट बी, राइट। इंसिडेंट रे है ए बी, ये ऐसा गया है, ये इंसिडेंट रे है ए बी, है ना, जो इस तरीके से गया है, जो पी क्यू को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स मिरर आर एस एट सी। तो ये ऐसा इंसिडेंट रे गया है, मिरर होने की वजह से वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है ना, और रिफ्लेक्ट होके वो मिरर आर एस को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करा है, राइट। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और फिर उसका रिफ्लेक्शन अलोंग सी डी निकल गया है। तो ये इस तरीके से हुआ है, ठीक है। ऐसे ए बी गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, राइट। प्रूव ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। मुझे ए बी जो है वो सी डी को पैरेलल बताना है। ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं, काफ़ी सिंपल सा सम है, गिवन वगैरह लिख देना। मैं लिखता हूँ सीधे टू प्रूव, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। टू प्रूव मुझे क्या बताना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको करते हैं प्रूफ, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। तो क्योंकि ये दोनों मिरर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, दो नॉर्मल्स बनाता हूँ, इन द सेंस दो परपेंडिकुलर्स बनाता हूँ, है ना। जहाँ पे भी रे ने स्ट्राइक किया है मिरर को, वहाँ पे मैं एक मिरर को परपेंडिकुलर बनाता हूँ, और फिर यहाँ पे दूसरे मिरर को स्ट्राइक किया तो वो पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ। ऐसे कुल मिला के मैं दो परपेंडिकुलर्स बनाता हूँ। एक को चाहिए नाम दे दो x, एक को चाहिए नाम दे दो y। तो सबसे पहले प्रूफ में मैं लिखता हूँ ड्रॉ bx परपेंडिकुलर टू pq
बी एक्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड दूसरा मैंने क्या बनाया है वाई सी या सी वाई बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू आर एस, परपेंडिकुलर टू आर एस। सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर्स की जरूरत पड़ेगी। परपेंडिकुलर मतलब वो नॉर्मल होगा। हमने परपेंडिकुलर बनाने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे चार एंगल बन गए, 1 2 3 4, है ना, ये चार एंगल बन गए 1 2 3 4। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आती होगी सबके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर्स बनाया, यहाँ पे अपने को चार एंगल्स तैयार होते हुए दिखे। तो मैं लिखता हूँ नाउ वी गेट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एज शोन इन द फिगर। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं। अब परपेंडिकुलर बनाने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक के सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ऐसा मुझे कहा था क्वेश्चन में कि दोनों मिरर्स एक दूसरे को पैरेलल प्लेस्ड हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, दोनों मिरर्स एक दूसरे को पैरेलल है। दिस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑलरेडी गिवन। अगर दो लाइंस पैरेलल है ना, यही समझने वाली बात है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मान लो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और मैं इस लाइन को एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब एकदम स्ट्रेट होगा, और मैं इस लाइन को एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, तो ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल ही बनते हैं, है ना। दो पैरेलल लाइन पे अगर मैं एक एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो परपेंडिकुलर्स भी पैरेलल ही होंगे। देखो ना, दिखने में समझता है ये दोनों पैरेलल ही है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उनके जो परपेंडिकुलर्स बनेंगे वो भी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस गिवन, मैं लिखता हूं देयरफॉर, देयरफॉर दोनों परपेंडिकुलर्स भी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, बी एक्स सी वाई, है ना। देयरफॉर बी एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। समझने वाली बात है ना। तो परपेंडिकुलर्स यहाँ पे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, अगर चाहिए तो रीजन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस मैंने पैरेलल बना लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, बी एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे बी एक्स है, ये बी एक्स है, यहाँ पे सी वाई है। देखो बी एक्स है, सी वाई है, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, बी सी, दोनों कनेक्ट कौन कर रहा है, बी सी। तो बी सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है। तो मैं लिखता हूँ बी एक्स इज पैरेलल टू सी वाई एंड बी सी इज द व्हाट, ट्रांसवर्सल। अच्छा, अगर बी सी ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है तो ये तो जेड शेप बना रहा है फिर, और जेड शेप बना रहा है मतलब ये एंगल इसको इक्वल होगा, राइट। इस जेड शेप में ये एंगल इसको इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जेड शेप बनता हुआ दिखेगा, ये एंगल जो है ये इसको इक्वल होगा, मतलब एंगल 2 जो है एंगल 3 को इक्वल होगा। मैं लिखता हूँ देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको 1 बोल दो, रीजन लिख दो, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आई होगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर बनाओ, फिर 4 एंगल बन गए। फिर मैंने बोला क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो उनके परपेंडिकुलर्स भी पैरेलल होंगे, तो ये जो है ये इसको पैरेलल आ गया, ये दोनों पैरेलल आ गए तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, उसके वजह से जेड शेप बना, 2 3 को इक्वल आ गया। यहाँ तक की कहानी सबके पकड़ में आती होगी। अब ये परपेंडिकुलर क्यों बनाया है, मैंने बोला था, मैं इसका रीजन भी आगे बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्सो या हाउएवर, कुछ भी लिखो। अब क्या होता है ना
अब क्या होता है ना, मान लो एक मिरर है, मान लो एक मिरर है ना, ये इस टाइप का मिरर है। यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा हूँ तो वो इस तरीके की रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमको क्या करना होता है ना, जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करता है ना, वो पॉइंट पे नॉर्मल बनाना होता है। इससे क्या होता है, ये एक रूल है, कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे मुझे मिलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे उसने रे ने स्ट्राइक किया है, यहाँ पे मुझे मिलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन राइट, ये नॉर्मल की वजह से होता है। नॉर्मल के अपोजिट साइड इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसलिए नॉर्मल बनाना पड़ता है हमको हमेशा, इसलिए मैंने नॉर्मल बनाया। इन दोनों को, इसको नॉर्मल कहा जाता है जो परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं जहाँ पे रे स्ट्राइक करता है, ठीक है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वी नो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड ray form equal angles with normal, right? So this incident angle and this reflected angle are equal, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर आप देखोगे तो नॉर्मल के आजू बाजू वाले एंगल्स इक्वल होंगे, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन वाले एंगल्स इक्वल होंगे, यहाँ पे भी नॉर्मल के आजू बाजू वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, आप पूरा लिखना चाहिए तो इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे समझाया है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको देता हूँ मैं कंडीशन नंबर 2। तो ये बात भी सबके पकड़ में आती होगी। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ के जो अननेसेसरी डायग्राम्स मैंने समझाने के लिए बनाया था वो थोड़े से इरेज करता हूँ, क्योंकि आगे मुझे और थोड़ा सा सम करना है, थोड़ा सम बाकी है। तो ये जो मैंने बनाए थे मैं थोड़े से इरेज कर लेता हूँ, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। अब आप गौर से देखो 1 को और 2 को। 1 में क्या हुआ है, 2 3 को इक्वल है। 2 में मैंने क्या लिखा है, 1 2 को इक्वल है, 3 4 को इक्वल है। देखिए अब 1, अब देखिए ये पैटर्न कैसा होता है, 1 2 को इक्वल हो गया, 2 3 को इक्वल हो गया, 3 4 को इक्वल हो गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 40 डिग्री है, मान लेते हैं ऐसा, 1 40 डिग्री है तो 2 40 डिग्री होगा। अगर 2 40 डिग्री होगा तो 3 40 डिग्री होगा, 3 40 डिग्री होगा तो 4 40। इसका मतलब सब एक दूसरे को इक्वल आ गए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर चारों एक दूसरे को इक्वल आ गए तो इन मैं अगर दो का एडिशन लूँ तो वो भी इक्वल आएगा। समझो जैसे मैंने अभी बोला 40 40 40 40 है, सब सपोज 40 है, तो इन दोनों का अगर मैं एडिशन लूँ तो 40 + 40 80 आएगा, इन दोनों का एडिशन लूँ तो 40 + 40 80 आएगा। तो मतलब अगर चारों इक्वल है तो दो का एडिशन भी तो इक्वल ही होगा। तो मैं अभी वैसे ही लिखता हूँ, नाउ वी कैन से एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। दो का एडिशन भी इक्वल होगा, लेकिन 1 + 2 ऐसे क्यों किया, क्योंकि 1 + 2 से ये पूरा एंगल तैयार हो जाता है। उस एंगल का नाम है ABC। अगर आप देखोगे तो ABC, तो 1 + 2 के जगह पे मैं लिखता हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू 3 + 4 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 3 + 4 से तो ये पूरा एंगल बन जाता है ना। इसको बोल सकते हो BCD, ये पूरा एंगल BCD, ये पूरा एंगल BCD ऐसा हो गया। अब ऐसा होने पे डायग्राम में देखो क्या बन गया, ABC इक्वल टू BCD, ये बड़ा सा Z बन गया। Z शेप मतलब अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स कब आते हैं, जब लाइंस पैरेलल होते हैं। ये मैंने चीज बहुत बार बोली थी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन सिखाते समय भी। तो ABC और BCD तो अल्टरनेट एंगल्स है। मैं लिखता हूं बट दीज एंगल्स
आर अल्टरनेट एंगल्स, है ना। देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आए मतलब वो लाइंस जो हैं ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। अल्टरनेट एंगल्स किसके वजह से बन रहे हैं? ए बी और सी डी की वजह से। ये बी सी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, राइट। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज व्हाट वी नीडेड, दिस इज व्हाट वी प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, काफ़ी सिंपल तरीका है इसका, ज़्यादा कोई इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगता है पर्सनली। आई डोंट नो तुम लोग इसे इतना डिफ़िकल्ट क्यों समझते हो। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो, और आपके किसी फ्रेंड को अगर इसमें मुश्किल हो रहा है तो उसके पास भी वीडियो भेजो और उसकी भी इसमें बढ़िया तरीके से मदद कर लो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल और करेंगे आगे वाला एक्सरसाइज। गुड बाय।